Good morning, everyone. Today we discuss chapter number 5 of Entrepreneurship Development. Entrepreneurship Development chapter number 5 में फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट. क्लियर किया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट की होती क्या है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किस तरह का कंटेंट, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल फंक्शंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. कि जब भी आप एक स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने जाते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं या उस टाइम पर ऑपरेशनल फंक्शंस होते क्या हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं. मेन इस टॉपिक में हमें ये कवर करना है. आपकी बुक में जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टेजेस फॉर सेटिंग अप अ यूनिट. बट यहाँ पर स्टेजेस में हम पहले पॉइंट कर चुके हैं कि हाउ टू सेटअप अ स्मॉल यूनिट. वहाँ पर वो पॉइंट्स कवर कर सकते हैं. बट जो ऑपरेशनल और मैनेजरियल फंक्शंस हैं उसमें हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. सबसे पहले हमें ये दो ऑप्शंस हमारे माइंड में आते हैं. जो भी एक एजुकेटेड पर्सन है, फर्दर जॉब या कुछ अपना बिजनेस रन करना चाहता है, तो हमारे माइंड में जो आइडिया आता है या हम डिसाइड करते हैं वो दो ऑप्शंस में से. वो दो ऑप्शंस क्या हैं? ईदर टू वर्क फॉर अदर्स एज एन एम्प्लॉय और टू वर्क फॉर हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर. कि मुझे दूसरों के लिए काम करना है या फिर मुझे अपने लिए काम करना है, एज अ ऑनर काम करना है. तो पहले तो ये दो बातें जो हमारे माइंड में आती हैं उन दोनों में से हमें एक डिसीजन को सेलेक्ट करना होता है. क्लियर? तो नंबर 1 पॉइंट क्या आता है? डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. दूसरा, आपने ये सोच लिया कि मुझे तो ऑनर ही बनना है. तो ऑनर बनने के लिए आपको एक यूनिट सेटअप करनी होगी और उस यूनिट को आपने उसको रन करना होगा. तो उसके लिए सेकंड पॉइंट क्या आता है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है कि यू हैव टू रिमेन इन टच विद द बिजनेस एनवायरनमेंट. आप बिजनेस एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है. For 3 things, that is existence, success and future. कि क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सक्सेसफुल हैं और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ कंसर्न विद द कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा. कि जो भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उसको एनालाइज करना अच्छे से, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, कंपाइल करना और उसको स्टडी करना कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं. क्लियर? तो 2 पॉइंट डिस्कस किए. पहला, आपने ये डिसीजन लेना कि आपने क्या काम करना है और दूसरा प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना. तीसरा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन. प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होता क्या है कि जब भी आपने जो प्रोजेक्ट डिसाइड किया है उस प्रोजेक्ट को जो आपने डिसाइड किया है अब उसके बारे में आप एक जैसे एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो आपने सोचा कि मुझे अपनी कंपनी में ये प्रोडक्ट बनाना है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको आपके माइंड में पहले से ही सेट होने चाहिए. उनके आंसर्स आपको पहले से पता होना चाहिए. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दी है प्रोडक्ट से रिलेटेड. हु विल बाय द प्रोडक्ट, when they will buy the product, how much they will buy for the product, at what price they will buy, and from where they will buy, and what are their expectation from our product, and how to advertise and sell the product. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट वो हमारे माइंड में पहले से सेटअप होने चाहिए और इन सब के आंसर हमें फाइंड करके रखने हैं कि जब मुझे अपने बिजनेस में काम करना है तो ये वाली सिचुएशंस को मुझे कैसे फेस करना है. नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ ऑनरशिप फार्मूला. ये जो प्रोजेक्ट फार्मूलेशन है इसके लिए मैं अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं तो स्वॉट एनालिसिस आपने सबने पढ़ा है. तो स्वॉट एनालिसिस को हम फॉलो करते हुए अपने आइडियाज़ को एक प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करते हैं. सिलेक्शन ऑफ ऑनरशिप फॉर्म, इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट आपने किया था ना, डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि आपने जो बिज़नेस सोचा है या आप जिसके ऑनर बनना चाहते हैं वो आप सोल प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं या पार्टनरशिप में बनना चाहते हैं या कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कंपनी में प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहते हैं या पब्लिक कंपनी ओपन करना चाहते हैं. तो यहाँ पर हम ऑनरशिप फॉर्म के बारे में डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट आता है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द यूनिट. लोकेशन वाला जो पॉइंट है, डिसीज़न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप ये देखते हो कि जो भी आप लोकेशन की चॉइस कर रहे हो क्या वो एक प्रॉपर लोकेशन है या नहीं है.
जो भी आपका लोकेशन पॉइंट होगा, क्या आपको 4Ms ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो लेआउट वाला पार्ट है, जो नंबर 5th पॉइंट है, इसके ऊपर आपने 16 मार्क्स के लिए अलग से भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मैंने पॉइंट्स यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में उसके कंसिडर किए हैं कि लेआउट के लिए हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करके चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होता है वो लेआउट के ऊपर होता है, लोकेशन के ऊपर होता है कि जो भी मेरा बिज़नेस होगा उसका लोकेटिंग एरिया क्या होगा, कहाँ पर मुझे अपना बिज़नेस सेटअप करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिज़ाइनिंग फाइनेंसिंग स्कीम। अब आपको पता है फाइनेंस जो है वो एक लाइफ ब्लड है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, और एक पर्सन के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर है वो ये डिसाइड करता है कि मेरे फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा, मेरे पास अपने फ़ंड्स कितने हैं, या कितना मैं फ्रेंड्स और रिलेटिव से बोरो कर सकता हूँ, या कितना कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता हूँ, या अगर मुझे टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है, कुछ शॉर्ट टर्म की, कुछ लॉन्ग टर्म की, तो वो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ एक वर्क ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ रिसर्च लैबोरेटरीज़ हो गए या कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया, तो वहाँ पर हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमें नो हाउ स्किल्स को गेन करना है, अगर एक्वायर करना है तो वो भी हमें पहले से ही सोच कर चलना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ कि जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी के, जिसमें बिजनेस के, जिसमें सेटअप के सारे प्रपोजल्स मेंशन किए जाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया कि जर्नल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मिलती है। क्लियर। यहाँ तक किसी पॉइंट में कोई आपको डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग लाइसेंस। ऑब्टेनिंग लाइसेंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। लाइसेंस चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, आपको अपने पास प्रोक्योर करके रखना पड़ता है एक स्मॉल स्केल यूनिट को सेटअप करने के लिए। बट अगर आपका जो यूनिट है वो 100 वर्कर से कम है, आप एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रहे हो वो 100 वर्कर से कम कर रहे हो, या जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 10 लाख से कम है, तो वहाँ पर हमें किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अदरवाइज़ हमें अगर 100 वर्कर्स से ज़्यादा की एम्प्लॉयमेंट करनी है, ये टेबल मैंने आपको स्टार्टिंग पे प्रोवाइड भी किया था स्मॉल स्केल यूनिट्स में, तो अगर 100 वर्कर्स से ज़्यादा है या 10 लाख से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना काम कैसे कैसे करना है, तो यहाँ पर आप इंश्योर करते हो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने अपने एंटरप्राइजेज़ में सेटअप की हैं वो टाइमली कंप्लीट हो सकें, कि कैसे कैसे मुझे अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आप अपने यूनिट को, अगर आपको ये पॉइंट याद है तो मैंने 2 तरह के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको बताए थे, प्रोविजनल एंड परमानेंट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है और जो कुछ एक टाइम के लिए वैलिड होता है, बट उसके बाद आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको 2 ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, एक्सटेंड भी हो सकता है 2 और मोर ईयर्स के लिए, बट उसके बाद जब ये टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला होता है तो आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ पावर कनेक्शन। पावर कनेक्शन में अगर आपको याद हो तो मैंने पॉइंट्स बताए थे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें पावर से रिलेटेड क्या, कि अगर आपको वाटर कंजप्शन या किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है तो वो सब चीज़ें भी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों के लिए भी आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज़ अरेंजिंग फाइनेंस। अरेंजिंग फाइनेंस हमने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी मेरी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो एसेट परचेज करना है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मुझे कहाँ से और कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे पूरी करनी है। नेक्स्ट इज़ प्रोक्यूरिंग पर्सोनल एंड देयर ट्रेनिंग।
पर्सनल दैट इज़ एम्प्लॉयज़ मैन, कि मुझे एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जहाँ पर उसका मैन फोर्स जो है या मैन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो अफेक्टिव हो। अगर स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है, डिसिप्लिन्ड है, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस भी डेफिनेटली आपको मिलती है। बट अगर ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे नहीं हैं या उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करते हैं कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल को किस तरह से रिक्रूट, सेलेक्ट या उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से मुझे एनहांस करना है। नेक्स्ट इज़ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब कि जो मशीन्स हैं, प्लांट सर्विसेज हैं अपने फैक्ट्री में, तो उसको मुझे किस तरह से यूज़ करना है कि उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट से ज़्यादा मुझे उसको उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो प्लांट लेआउट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट में क्या करते हैं कि हम जो मशीन्स को अरेंज करते हैं इस ऑर्डर में कि जो हमारा गिवन प्रोडक्ट है वो अच्छे से मैन्युफैक्चर हो सके। प्रोसेस लेआउट में क्या करते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट जो होता है ना कि हाँ मैथ्स डिपार्टमेंट में आपको मैथ्स की बुक्स ही मिलेंगी, कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपको कॉमर्स की बुक्स ही मिलेंगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस लेआउट है वहाँ पर हम मशीन्स को ऐसे प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन दैट दे परफॉर्म इन द प्लांट, कि कौन सी जगह पर कौन सा काम परफॉर्म करना है जिससे उसमें किसी भी तरह की कोई भी हर्डल्स ना हो। लास्ट पॉइंट इज़ ऑब्टेनिंग क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर दिया, बट यहाँ पर क्या है कि आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उससे जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, क्या वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी हमारे लिए जो है वो लीगली मैंडेटरी है कि हमें उसका किस तरह से ध्यान रखना है। और इसके लिए आपको क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिससे ये रहे कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उससे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँच रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्मॉल बिजनेस को मैनेज या ऑपरेट करते हैं। क्लियर? ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आपने 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट करना है। इसके बाद देखो मैंने पॉइंट लिया है लेआउट, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि लोकेशन में हम 4 एम्स को देखकर चलते हैं कि कहाँ पर, जिस टाइम पर हम ये लोकेशन को फाइनलाइज करते हैं तो कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स आप बहुत बार सब्जेक्ट्स में पढ़कर आए हुए हो, ये आपने स्टडी करना है। उसके बाद है कि लेआउट ऑफ द प्लांट। अगर आपने कोई प्लांट या बिल्डिंग के बारे में आप डिसाइड कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ये आपने स्टडी करना है। तो ये टॉपिक था आज का आपका कि मैनेजरियल एस्पेक्ट्स क्या हैं एक स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने के लिए। दूसरा, लेआउट पर फोकस किया कि 16 मार्क्स के लिए लेआउट किसका था, पहले वाला जो था वो लोकेशन से रिलेटेड था, और जो दूसरे वाला पॉइंट आया फैक्टर्स वाले वो हैं प्लांट और बिल्डिंग के। जब आप एक किसी मशीनरी को परचेज़ करने जा रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग को के बारे में सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इसको आपने स्टडी करना है। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।